चैप्टर 01 लो प्रोफाइल रखना चाहिए। मुझे लो प्रोफाइल रखना ही होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ों को 3 बार रिपीट करना ज़रूरी है। मैं विपिन हमेशा से एक हम्बल और कम नोटिसेबल इंसान रहा हूँ। टेबल पर पानी से लिखी गई लाइनों को देखते हुए विपिन ने अपने थोड़े सूजे हुए गाल को छुआ और अस्तबल में खड़े भूरे घोड़े की तरफ देखा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, बस मुझे लो प्रोफाइल रखना पसंद है। अभी मैं यहाँ नया हूँ और घोड़े के साथ पंगा नहीं लेना चाहता। अगर किसी को पता चल गया तो अच्छा नहीं लगेगा। विपिन ने खुद से बड़बड़ाते हुए थोड़ा अच्छा महसूस किया। 5 साल हो गए थे उस एपिक लड़ाई को। इस दौरान उसने खुद का यूनिवर्स बनाना सीख लिया था और एक नई लाइब्रेरी ऑफ हेवंस पाथ को फिर से बनाया था। जब वह सक्सेसफुल हुआ तब उसे समझ में आया कि ये नई दुनिया स्रोत दुनिया नाम की एक जगह से एनर्जी लेकर चल रही है। अगर वह सोर्स कट जाए तो सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और ये पूरी दुनिया ढह जाएगी। 5 दिन पहले स्रोत दुनिया अचानक से अनस्टेबल हो गई थी, जिसने उसकी नई बनाई दुनिया पर बुरा असर डाला। यहाँ तक कि वह खुद भी इस इंस्टेबिलिटी की वजह से बुरी तरह से घायल हो गया था। अनगिनत लोगों की जान और खुद को बचाने के लिए वह उस ऊर्जा के ट्रेल को फॉलो करते हुए इस जगह तक आ पहुंचा। यहाँ आते ही डेंस सोर्स एनर्जी की वजह से उसकी सारी पावर्स सील हो गईं और वह पावरलेस हो गया। इस वक्त वो न सिर्फ घायल था बल्कि एक आम इंसान जैसा हो गया था। बिना किसी पहचान के वो एक आवारा था। ऐसे लोग ना तो खरीदारी कर सकते थे, ना ही सराय में रुक सकते थे और हमेशा मारे जाने या पकड़े जाने का खतरा रहता था। विपिन भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। व्हाइट रॉक सिटी में घुसने के कुछ ही वक्त बाद उसे मो फैमिली ने पकड़ लिया और वो एक स्टेबल बॉय बन गया। हर युग के बड़े बड़े मास्टर्स के लिए घोड़ों की देखभाल करना तो एक बात थी, लेकिन घोड़े से मार खाना काफ़ी एम्बैरसिंग था। ये घोड़ा मो यांगसू का था, जो मो परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। इसका नाम सू शांग था और ये 3 साल से कम उम्र का था। इसका स्वभाव बहुत गुस्सैल था और इसे किराए पर देने से मना कर दिया जाता था, इसलिए ये अक्सर खाने पीने को लेकर लड़ता था, जिससे कई बार झगड़े हो जाते थे। लगातार 3 दिन तक विपिन ने ये सब सहा, लेकिन अब बहुत हो चुका था। चौथे दिन इस दुनिया के शासक ने आखिरकार एक्शन लेने का फैसला किया और नतीजा, उसे घोड़े से लात पड़ी, चेहरा सूज गया, आंखें पांडा जैसी हो गईं और भी ज्यादा चोटें आईं। अगर मैं घायल न होता तो मैं तुम्हें जरूर हरा देता। गीले तौलिए से अपना चेहरा पोंछते हुए उसने थोड़ी राहत महसूस की। जैसे ही उसे फिर से भूख लगने की टेंशन होने लगी, उसने जल्दी जल्दी आते कदमों की आवाज सुनी। 2 लोग अस्तबल में आए, एक जवान लड़की और एक आदमी। लड़की लगभग 16-17 साल की, गहरे हरे रंग की ड्रेस में थी। उसका चाल चलन काफी ग्रेसफुल था और उसकी काली आंखों में ठंडापन झलक रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि मो यांगसू थी, जो मो परिवार की सबसे बड़ी बेटी और सू शांग की मालकिन थी। उसके पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ा आदमी मोटा था, कम से कम 200 पाउंड का। उसकी त्रिकोणीय आंखें और हैंडलबार मूंछें थीं। ये मो परिवार का मैनेजर फैंग जिन था, जिसने सबसे पहले उसे पकड़ा था। लानत है! विपिन की पलकें फड़क उठी। उसने पिटाई के गुस्से में सू शांग को बांध दिया था। अगर ये सब अब दिख गया तो निस्संदेह बड़ी मुसीबत हो जाती। निश्चित रूप से घोड़े को बंधा हुआ देखकर फैंग जिन का चेहरा लाल हो गया और उसने उसे कड़क आवाज में डांटा। विपिन, तुम नीच नौकर हो। तुमने सू शांग को बांधने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मरना चाहते हो? मैं बस कमरे को साफ कर रहा था और सू शांग को परेशान करने से डर रहा था, विपिन ने जल्दी से समझाया। चुप रहो। तुम तो बस एक मामूली अस्तबल वाले हो। बस नियमों का पालन करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है? अपनी आंखें ठंडी करते हुए फैंग जिन ने कहा, मैं तुम्हें बता दूं, युवती कल व्हाइट रॉक अकादमी में रिपोर्ट करने जा रही है और सोर्स पूल असेसमेंट से गुजरने वाली है। एक बार जब वह पास हो जाएगी तो वह साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेगी और महान ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। अगर तुम्हारी वजह से सू शांग को कुछ भी होता है तो तुम 100 लोगों की जान लेकर भी उसका बदला नहीं चुका पाओगे। विपिन हैरान था। सोर्स पूल असेसमेंट? फैंग जिन ने उत्तर दिया, हाँ। साधना करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर सोर्स कुंड को खोजना होगा और उसे सफलतापूर्वक खोलना होगा। युवती ने पहले ही ऐसा कर लिया है और एक सच्ची साधिका बनने के लिए मूल्यांकन से गुजरने के योग्य है। नोट किया। विपिन ने तुरंत अपने दिमाग में सोर्स पूल और सोर्स पूल असेसमेंट के शब्दों पर ध्यान दिया। जैसे ही फैंग जिन बोलने वाले थे,
मो यांगसू अचानक बोल पड़ी, उसकी आवाज़ लोहे की चोट की तरह ठंडी थी। मैं स्पष्ट रूप से पुरस्कार और दंड देती हूँ। मैं बेतरतीब ढंग से पुरस्कार नहीं दूंगी, नहीं जानबूझकर कठोर बनूंगी। सू शांग का कोट चमकदार है, उसकी नसें मजबूत हैं और उसकी आंखें चमकीली हैं। इससे ये साबित होता है कि तुमने उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है। हालांकि एक अस्तबल के आदमी के रूप में तुमने नियमों का पालन नहीं किया और अपने दम पर निर्णय लिए। अगर हर कोई ऐसा करता तो क्या मो परिवार अराजकता में नहीं पड़ जाता? दूसरों को चेतावनी देने के लिए 3 दिनों तक तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा? हाँ। फैंग जिन ने जल्दी से सिर हिलाया, उसका चेहरा चापलूसी से भरा हुआ था। मिस, आप बहुत उदार हैं। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उस पर अधिक प्रयास बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। घोड़े के गुलाबी बालों को धीरे से सहलाते हुए मो यांगसू ने विपिन को देखा और कहा, हालांकि शरद ऋतु शुरू हो गई है, लेकिन मौसम अभी भी गर्म है। उसे पंखा झलने और नहलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर मुझे पता चला कि गर्मी की वजह से सुशांत का मूड खराब है, तो ये सिर्फ खाना न खाने की बात नहीं होगी। तुम्हें घसीटकर बाहर ले जाया जाएगा और पीट पीट कर मार डाला जाएगा। मुझे शक है कि कोई भी तुम्हारे जैसे नीच अस्तबल वाले के लिए खड़ा होगा। विपिन ने बार बार सिर हिलाया। चिंता मत करो मिस, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। उसे निर्देश देने के बाद मो यांगसू मुड़ी और बाहर चली गई। वह अस्तबल के पास से गुजर रही थी और उसे चिंता थी कि उसके घोड़े की उपेक्षा हो सकती है। सुशान की अच्छी देखभाल होती देख उसे थोड़ी तसल्ली हुई। कुछ समय बाद फैंग जिन ने किसी को बढ़िया भोजन की गाड़ी के साथ भेजा। इसे पहुंचाने वाला व्यक्ति वू जियांग था, जो 30 साल का नौकर था और मो परिवार के साथ 10 साल से काम कर रहा था। वो अक्सर विपिन के खाने में से कुछ कम कर देता था। हालांकि वह विपिन का सीधा पर्यवेक्षक था और आमतौर पर सख्त था, फिर भी उनकी कुछ बार बातचीत हुई थी। अपनी जिज्ञासा को रोकने में असमर्थ, विपिन ने पूछा, मैंने अभी अभी स्टीवर्ट फैंग को सोर्स पूल और सोर्स पूल असेसमेंट का जिक्र करते सुना, उनका क्या मतलब है? ये सब खेती से जुड़े शब्द हैं। वू जियांग आमतौर पर मुश्किल आदमी था, लेकिन ये बातें रहस्य नहीं थीं। भले ही वह न बताए, दूसरों से पूछा जा सकता था, इसलिए उसने इसे छिपाया नहीं। सोर्स एनर्जी स्वर्ग में सबसे मौलिक शक्ति है। ये दुनिया बना सकती है और अनंत शक्ति के साथ सब चीज़ों को बदल सकती है। ऐसी शक्तिशाली शक्ति को काबू करना आसान नहीं है और इसे नियंत्रित करने के लिए विशेष तरीकों की जरूरत होती है। थोड़ी देर सुनने के बाद विपिन को समझ आ गया। सोर्स एनर्जी इतनी ताकतवर थी कि वह अपनी शक्ति दिखाते हुए उसकी साधना को भी दबा सकती थी। इसे अवशोषित करने वाले आम लोग तुरंत मर सकते थे, जैसे सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड निगलने से। और सोर्स पूल इस शक्ति का कंटेनर था, जो मास्टर टीचर महाद्वीप पर साधना में इस्तेमाल किए जाने वाले डेंटियन के समान था। सोर्स एनर्जी को 9 ग्रेड में बांटा गया है, जिसमें 9वां ग्रेड सबसे कम और पहला ग्रेड सबसे ज्यादा है। सोर्स पूल मूल्यांकन तुम्हारे सोर्स पूल के ग्रेड का परीक्षण करता है। ग्रेड जितना ज्यादा होगा, तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां उतनी ही ज्यादा होंगी। अंत में वू जियांग ने व्यंग्य किया, तुम्हें ये भी नहीं पता कि सोर्स पूल क्या होता है। साधना करने की उम्मीद मत करो, नौकर तो नौकर ही होते हैं। फीनिक्स बनने का सपना मत देखो। हालांकि मो परिवार मार्शल आर्ट का अभ्यास करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, लेकिन बिना अनुमति के साधना करने पर पकड़े जाने पर तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। वू जियांग को विदा करने के बाद विपिन गहरी सोच में डूब गया। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में मास्टर बनना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। सिर्फ सोर्स पूल को खोजना और खोलना ही एक मुश्किल काम था। मुझे पहले एक साधना पद्धति ढूंढनी होगी और फिर उसे अपने अनुकूल बनाना होगा। इस दुनिया में स्वर्ग का मार्ग आकाश से बिल्कुल अलग था, जिससे स्वर्ग के मार्ग की साधना पद्धतियां और पुस्तकालय बेकार हो गए थे। इस समय विपिन पहले से भी ज्यादा मुश्किल स्थिति में था, जब वह पहली बार मास्टर शिक्षक महाद्वीप में आया था। उस समय कम से कम उसकी पहचान एक शिक्षक की थी, अब वह सिर्फ एक अस्तबल वाला था। यह एक दयनीय सोच थी। इन सब विकर्षणों को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाते हुए विपिन ने लापरवाही से घोड़े को खोल दिया। हिन सुशांत दहाड़ते हुए अपने अगले खुरों को उठाकर फिर से उसकी ओर लात मारने लगा। स्पष्टतः उसे महसूस हुआ कि उसे बहुत देर से रिहा किया गया था और वह कुछ हद तक नाराज भी था। एक अच्छा आदमी घोड़े से नहीं लड़ता। मैं सहन नहीं कर रहा हूं, मैं कम प्रोफाइल रख रहा हूं। जैसे ही उसने हमले से बचने के लिए अपना शरीर हिलाया, अचानक उसके मन में एक विचार आया।
सोर्स एनर्जी मास्टर शिक्षक महाद्वीप पर आध्यात्मिक ऊर्जा के बराबर है। परिष्कृत करने के बाद ये सच्ची ऊर्जा बना सकती है। मैंने जो नई दुनिया बनाई है वह भी स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करती है। तो क्या परिष्कृत शक्ति को सीधे सच्ची ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? एक बार यह विचार मन में आया तो उसे दबाना असंभव था। एक मानसिक आदेश के साथ विपिन द्वारा बनाई गई नई दुनिया ने काम करना शुरू कर दिया और शक्ति का एक विशेष स्रोत उसकी हथेली तक फैल गया। उस समय सुशांत के अगले खुर उसके सामने आने ही वाले थे। बिना किसी हिचकिचाहट के विपिन ने धीरे से अपनी हथेली से आगे की ओर धक्का दिया और शक्ति बाहर निकल आए। टकराना, हवा में कोड़े की तरह चटकने जैसा महसूस हुआ। सुशांत की बड़ी बड़ी आंखें भय से भर गईं और एक तीखी चीख के साथ वह 10 मीटर से भी ज्यादा दूर उड़ गया। जमीन पर जोर से टकराने पर उसकी गर्दन मुड़ गई और तुरंत ही उसकी सांस रुक गई। मृत विपिन की दृष्टि धुंधली हो गई और उसे रोने का मन हुआ। क्या उसे चुप नहीं रहना चाहिए था? चीजें इतनी जल्दी कैसे बढ़ गईं? लेकिन किस्मत से एक सामान्य थप्पड़ ने अप्रत्याशित रूप से आमतौर पर घमंडी घोड़े को मार डाला। ये तो बहुत बुरा हुआ। उसने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। मो यांगसू इस घोड़े को किसी खजाने की तरह मानती थी। उसने खराब मूड के कारण उसे जान से मारने की धमकी दी। अगर उसे पता चला कि उसने उसे मार दिया है तो उसके लिए मो परिवार को जिंदा छोड़ना नामुमकिन होगा। नहीं, उसे पहले से ही भागने का रास्ता ढूंढना था।